आज की ये वीडियो उन तमाम एमडीकेट एस्पायरेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो कि इस बार एमडीकेट में अपीयर होने वाले हैं। जैसे कि एमडीकेट टेस्ट में बाकी कुछ दिन है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रिमेनिंग डेज हैं, जो रिमेनिंग लास्ट वीक बचा है, तो उसके अंदर आप किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करके एमडीकेट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स पूरा साल तो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बट जो लास्ट वाले डेज होते हैं उनमें उनको ये पता नहीं चल पाता कि उनको अब क्या पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों पे उनको फोकस करना चाहिए और किस तरीके से अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। कहने का मतलब कि स्टूडेंट्स के पास वो स्ट्रेटजी नहीं होती जिससे वो टेस्ट के पहले वाले कुछ दिन है उनको प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकें, और नतीजा ये निकलता है कि वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो रिमेनिंग डेज हैं टेस्ट में, उनमें किस तरीके से पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। पूरी जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपनी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो अब इन लास्ट वाले डेज में किस तरीके से पढ़ा जाए, तो उसके अंदर पहली जो चीज़ आती है वो ये है कि आपके अगर कोई टॉपिक रह गए हैं, मिस हो गए हैं, आपने नहीं पढ़े, तो अगर आप समझते हैं कि लास्ट वाले ये जो डेज हैं उनके अंदर आप उनको कवर कर सकते हैं और उसकी वजह से आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगी, तो आप पहले उसको कवर करें। बट जो लास्ट वाले डेज हैं उनमें जो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है वो होती है रिवीजन। मतलब कि जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं उनको फिर से रिवाइज करना, क्योंकि जब आप जिन चीज़ों को आपने पहले पढ़ा है उनको रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ें आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाती हैं और फिर वो आपको बआसानी याद रहती हैं। और फिर जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो बआसानी रिकॉल होती है। इसके लिए आपको अब जो ज़्यादा फोकस करना है वो रिवीजन पे करना है। बट अगर कुछ टॉपिक्स जो आपके मिसिंग है, आप उनको कवर करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट अब जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन में देना है। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि जो लास्ट डेज है उनमें किस तरीके से रिवीजन किया जाए, क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है और टाइम हमारे पास अब थोड़ा ही बाकी बचा है। तो जो थोड़ा टाइम है उसके अंदर किस तरीके से स्मार्ट वे में हम सिलेबस को कम्प्लीटली रिवाइज कर सकते हैं, वो भी बआसानी, और क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करके एक अच्छा स्कोर लिया जा सकता है एमडीकेट एग्ज़ाम के अंदर, वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी हमारे पास एमडीकेट एग्ज़ाम के अंदर सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, तो हर सब्जेक्ट की एक इंडिविजुअल स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसको फॉलो करके आप एमडीकेट एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी को किस तरीके से पढ़ा जाए इन रिमेनिंग डेज के अंदर, ताकि बायोलॉजी में अच्छा स्कोर आप कर सकें। तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है और ये सब्जेक्ट भी काफ़ी लेंदी होता है। तो क्या इसको एक दो दिन के अंदर कम्प्लीटली रिवाइज़ किया जा सकता है? तो जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। बट इसके लिए आपको स्मार्ट वे में स्टडी करनी होगी, ताकि थोड़े टाइम में आप इफ़ेक्टिव रिवीजन कर सकें बायोलॉजी का। क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर टॉपिक के अंदर जो भी पॉइंट्स होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको हर एक पॉइंट पे फोकस करना पड़ता है। तो किस तरीके से अब पूरे सब्जेक्ट को हम इफ़ेक्टिवली रिवाइज़ कर लें। तो अब जो रिवीजन है उसके अंदर आपको प्रायोरिटी उन चैप्टर्स को देनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जिनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। जैसे कि हमारे पास जो पीएमसी की प्रैक्टिस टेस्ट थी उनके अंदर आप देखें कि कौन से जो चैप्टर्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो जिन चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं आप उन पे ज़्यादा फोकस करें, मतलब उनको प्रायोरिटी दें अपने रिवीजन के अंदर। जैसे जेनेटिक्स हो गया हमारे पास, मतलब कि जो इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, या फिर सेल हो गया, बायो एनर्जेटिक्स, या जितने भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो। तो अब बात आती है कि रिवीजन किस तरीके से किया जाए। तो सबसे पहले आप देखेंगे सिलेबस के अंदर जो जो चैप्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो फिर आप उन टॉपिक्स को अपने नोट से या बुक से रिवाइज़ करें। अब रिवीजन किस तरीके से उसका अच्छे तरीके से हो सकता है, वो भी बहुत कम टाइम के अंदर। तो आपको क्या करना है, एक बार आप पूरे टॉपिक को देख लें बुक से, उसको आप एक बार पढ़ लें,
फिर उससे रिलेटेड जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट पहले से ही है उसको आप रिकॉल करने की कोशिश करें और रिवाइज करने की कोशिश करें। तो उससे आपके जहन में जो कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक से रिलेटेड वो रिवाइज हो जाएगा और रिफ्रेश हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ बुक से एक बार जो टॉपिक है उसको ऊपर ऊपर से एक रीडिंग दे। अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जहन में पहले से ही मौजूद होगा। तो जैसे आप एक बार पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ने से ही वो कॉन्सेप्ट आपका फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। तो फिर पूरे सिलेबस का रिवीजन आप कम टाइम के अंदर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। तो अब बात करते हैं हमारे पास केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास एक तो आती है फिजिकल केमिस्ट्री जो कि फर्स्ट ईयर से रिलेटेड होती है। उसके बाद हमारे पास आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब किस तरीके से केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस को रिवाइज किया जाए थोड़े ही टाइम में। तो फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड यही एक अमेजिंग ट्रिक है कि आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको बुक से या फिर अपने जो नोट्स हैं उनसे सिर्फ एक बार पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है, माइंड में सिर्फ उसको रिवाइज करते जाना है बस। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के अंदर केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स हैं उनके अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे कॉन्सेप्चुअल हैं। तो अगर आपने पहले पढ़ा है तो उसके कॉन्सेप्ट आपके जहन में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आपको सिर्फ उनको ओवरव्यू करना है। जैसे आप उनका ओवरव्यू करेंगे, एक बार सिर्फ पढ़ ही लेंगे आप, तो भी उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जहन में रिवाइज हो जाएगा। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर आप पीएमसी सिलेबस को देखें तो पीएमसी के सिलेबस में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक तो दिए गए एस और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखेंगे तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो आप वहाँ से उसको रिवाइज कर लें क्विकली, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। और अगर बात करें फिर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक पे ज़्यादा फोकस करना है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको अब आपको रिवाइज करना चाहिए वो है हमारे पास रिएक्शंस और IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो जो हमारे पास रिएक्शंस हैं वो सारे आप रिवाइज कर लें। आप देखें कि किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, किस तरीके से रिएक्टेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं, किस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, कौन से रिएक्शन के कौन से रिएक्टेंट से कौन से प्रोडक्ट उससे मिलते हैं, या फिर क्या मैकेनिज्म होता है रिएक्शंस का, वो सारा आप रिवाइज कर लें। मतलब कि रिएक्शंस को आप कंप्लीटली रिवाइज कर लें। मेन चीज़ जो है उसके अंदर वो ये है कि आपको पता होने चाहिए किस रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या कंडीशंस है उसकी। तो ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। हमारे पास जो बेंजीन है उसके अंदर जो डिफरेंट हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो ये सारे हैं जो इनके अंदर कौन कौन से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं या फिर इनका क्या मैकेनिज्म होता है, आप इनको भी एक बार रिवाइज कर लें। या फिर अल्काइल हैलाइड वाला जो चैप्टर है उसके अंदर जो एलिमिनेशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिए गए उनको भी आप रिवाइज करें, क्योंकि इनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इनके अंदर आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे फोकस करना है, उनको ही रिवाइज करना है। जैसे अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में आपको ये याद रखना है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल पिक करें अगर हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं उनमें से, या फिर जो डिफरेंट हमारे पास अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस होते हैं जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है, कितने स्टेप्स के अंदर ये कंप्लीट होता है, कौन कौन से वो हमारे पास स्टेप्स होते हैं जिस पे इनका रेट डिपेंड करता है, या फिर कौन से मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन होती है जिस पे रिएक्शन का पूरा रेट डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड या फिर जो एलिमिनेशन रिएक्शन से उनसे रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और फिर अगर हम बात करें IUPAC नॉमेनक्लेचर की, तो उसके अंदर जितने भी हमारे पास रूल्स हैं जो IUPAC के अकॉर्डिंग, उन सबको आपको रिवाइज़ करना है। क्योंकि अगर आपको रूल्स याद भी हैं, आपने रिवाइज़ नहीं किए, फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको रूल्स को लास्ट में रिवाइज़ करना है ताकि फिर आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें जो भी IUPAC नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है। और एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉमन नेमिंग पे भी फोकस करना है। जो हमारे पास अल्कोहल्स हैं या फिर हमारे पास जो एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनसे रिलेटेड जो कॉमन नेमिंग है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो कॉमन नेमिंग है वो भी आपको पता होनी चाहिए, उसके रूल्स भी पता होने चाहिए। तो ये थी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स।
उसके बाद जो एक इंटर की केमिस्ट्री का ही एक चैप्टर जो रहता है इस पीएमसी के सिलेबस के अंदर, वो है हमारे पास एंजाइम से रिलेटेड। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, जो एंजाइम्स है हमारे पास, उसकी जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट क्लासेस हैं, 6 क्लासेस, तो आपको उन 6 ही जो टाइप्स हैं उनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आप उसको रिवाइज कर लें, और जो उसके एग्जाम्पल्स हैं उनको आप लास्ट में रिवाइज कर लें, क्योंकि आ सकता है कि एग्जाम्पल्स दिए गए हों आपको और पूछे कि ये किस टाइप से ताल्लुक़ रखता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं उससे रिलेटेड। तो आपको हर टाइप की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, उसको आप रिवाइज कर लें। तो ये थी हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड स्ट्रेटजी। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। तो केमिस्ट्री में इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करके बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं इन केमिस्ट्री पोर्शन इन यूर एमडीकेट एग्जाम। तो अब बात आती है हमारे पास फिज़िक्स की, कि फ़िज़िक्स का किस तरीके से रिवीजन किया जाए। तो हमारे पास जो फिज़िक्स है ये रिलेटिवली थोड़ा शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। इसके अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रॉब्लम्स से रिलेटेड होते हैं और बाकी होते हैं थ्योरी से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए आपको स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, आपको जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे फार्मूलाज आपको रिवाइज करने हैं। आपको देखना है कि कौन सा फार्मूला किस कंडीशन के अंदर यूज होता है, सारे फार्मूलाज आपको रिवाइज करने हैं। हर फार्मूला को आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में यूज होता है। तो इस तरीके से फार्मूला का रिवीजन आपके लिए नेसेसरी है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्योंकि फार्मूला अगर आपको याद नहीं है, आप फार्मूला भूल गए, तो आपको बाकी सारी चीजें प्रॉब्लम्स से पता चल रही है बट आपको फार्मूला ही नहीं पता, तो आप क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला जो है वो याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो और जो चीज हमारे पास आती है वो क्या है कि हमारे पास जो फिजिक्स के अंदर डिफरेंट रूल्स दिए गए हैं, जितने भी लॉज है हमारे पास फिजिक्स के अंदर, चाहे वो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर हो या इंटर की फिजिक्स के अंदर, तो आपको उन सबको भी रिवाइज करना है। जो उन लॉस की स्टेटमेंट्स हैं आपको उनको पढ़ना है, उनको रिवाइज करना है, और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अपने माइंड में रिवाइज करते रहना है। उसके बाद जो डिफरेंट क्वांटिटीज हमें दी गई है फिजिक्स के अंदर, जैसे करंट हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, फोर्स हो गया, या जो ऐसी क्वांटिटीज होती है, मोमेंटम हो गया हमारे पास, तो इन सारी क्वांटिटीज के आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और जो इसके यूनिट्स हैं वो आपको रिवाइज कर लेने हैं, क्योंकि जो यूनिट्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट तरीकों से। तो आपको यूनिट्स हर क्वांटिटीज के पता होने चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं फिजिक्स के अंदर, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की हो गई हमारे पास, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है उसके डिफरेंट यूनिट्स और वैल्यूज होती हैं, ये हो गई, या फिर जो जितनी भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज है वो आपको याद करनी है, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारे पास फिजिक्स के अंदर जो डिफरेंट टॉपिक्स है उनके अंदर से जो डेफिनेशन है, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप डिफरेंट चैप्टर से निकाल के वो याद कर लें, उनको आप रिवाइज कर लें। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती हैं डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर, आप उनको रिवाइज करें। पूरे टॉपिक को आप रिवाइज नहीं करें, आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको रिवाइज करें फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, क्योंकि उससे ऑटोमेटिकली पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फार्मूलाज को रिवाइज करना है। अब लास्ट डेज के अंदर जो यूनिट्स हैं डिफरेंट वो आपको याद करने हैं, जो डिफरेंट लॉस हैं हमारे पास उनकी स्टेटमेंट्स हैं उनको रिवाइज करना है, और साथ ही साथ जो डिफरेंट हमारे पास क्वांटिटीज हैं फिजिक्स के अंदर उनकी डेफिनेशंस आपको याद करनी है, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं हमारे पास फिजिक्स के अंदर आपको उनको भी रिवाइज करना है, उनको भी याद करना है। तो ज़्यादा फोकस आपको अब लास्ट डेज के अंदर इन चीज़ों पे करना है। बाकी जो दूसरी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, दूसरे जो कॉन्सेप्ट हैं, आप उनको भी रिवाइज कर सकते हैं, पर आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, इनको रिवाइज करना है आपको, क्योंकि जब आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो इनसे रिलेटेड जो टॉपिक के अंदर दूसरे कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आपने फार्मूला को याद कर लिया तो उससे रिलेटेड जो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके माइंड में रिफ्रेश होते जाएंगे, वो भी रिवाइज होते जाएंगे। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है अब फिजिक्स के अंदर इन दीज रिमेनिंग डेज। तो इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो फिजिक्स के अंदर भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंग्लिश के हवाले से, कि अब इंग्लिश को किस तरीके से रिवाइज किया जाए, ये जो हमारे पास लास्ट डेज है इनके अंदर, ताकि फिर इंग्लिश के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर आप उनका बआसानी जवाब दे सकें। तो आपको इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए अब इन चंद दिन के अंदर। तो आपको क्या करना है कि इंग्लिश के अंदर जो वोकेबलरी आपने खुद ने प्रिपेयर की है, या जो वोकेबलरी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको उसको एक रिवाइज करना है। उसके बाद जो ज़्यादा चीज़ें आती हैं इंग्लिश के
पोर्शन में वो आती हैं ग्रामर से रिलेटेड। तो जितने भी हमारे पास सिलेबस के अंदर टॉपिक्स दिए गए ग्रामर से रिलेटेड, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, या फिर हमारे पास टेंसेस हो गए, तो आपको ये सारे जो हमारे पास ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इनके जो रूल्स हैं, मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हो गए, टेंस के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, वो आर्टिकल्स को किस तरीके से यूज़ किया जाए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो इनकी पॉइंट्स हैं, आपको इनको रिवाइज़ करना है। जैसे आप इनको रिवाइज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है तो उसके अंदर क्या चीज़ आपको अब अप्लाई करनी है, क्या रूल उसके अंदर यूज़ होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको फिर पता चल जाएंगी। तो आपको इन चीज़ों को रिवाइज़ करना है। तो इस तरीके से रिवीजन करने से जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं ग्रामर से रिलेटेड, या फिर जो वोकेबलरी है जो कि आपने पढ़ी थी पहले, वो आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाएगी। और फिर जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम वाले दिन, तो आपको इजीली वो सारे रूल्स, वो सारी जो वोकेबलरी थी, वो फिर से याद आ जाएगी और फिर आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो इंग्लिश के अंदर आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, मतलब कि रिवीजन आपको छोटी छोटी जो बातें ग्रामर के अंदर जो छोटे छोटे रूल्स आ जाते हैं, उनका ही आपको अब रिवीजन करना है। तो अब बात आती है लॉजिकल रीजनिंग की, कि अब लॉजिकल रीजनिंग को आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं ये जो चंद दिन अब बचे हैं इनके अंदर। तो लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें, तो लॉजिकल रीजनिंग को रिवाइज करने का या उसको प्रिपेयर करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप लॉजिकल रीजनिंग के जितने हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो जो पीएमसी की प्रैक्टिस टेस्ट थी उनके अंदर भी क्वेश्चंस दिए गए थे लॉजिकल रीजनिंग के, पूरा पोर्शन था लॉजिकल रीजनिंग का। तो आप उसमें से क्वेश्चंस को पिक कर लें, फिर आप उनको सॉल्व करें। तो जैसे आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, तो उससे रिलेटेड जो लॉजिक है जो उस क्वेश्चन के अंदर मौजूद होता है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछना चाह रहा है, कौन सा लॉजिक इसके अंदर अप्लाई हो रहा है, या किस तरीके से अब हम इसको सॉल्व करें। तो वो सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पता चलती जाएंगी। तो इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से लॉजिकल रीजनिंग के एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से बहुत ही थोड़े टाइम में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब आपके माइंड को पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन में किस तरीके का लॉजिक मौजूद होता है, किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। तो फिर बआसानी आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और आपको समझने की कोशिश करनी है कि उसके अंदर कौन सा लॉजिक मौजूद है, किस तरीके से उसको हमने सॉल्व करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने वो तमाम टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस की जिनसे आप अपने जो लास्ट 7 या 8 डेज़ बचे हैं टेस्ट के, उनको प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और किस तरीके से आप बाकी जो रिमेनिंग डेज़ हैं इनमें स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। तो आप सबको आपकी टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने अच्छी तरीके से मेहनत की होगी तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।